अध्याय 11। शराबी फेलिक्स। अगले 1 घंटे में प्रतिभागियों के बाहर होने की गति में काफी कमी आई। लियो अपने हाथ में चमकते काउंटर को घूर रहा था। पहले तो संख्याएं लगातार तेजी से नीचे जा रही थी, मानो एक निरंतर गति का धुंधलापन हो, लेकिन अब ये रेंगने जैसी गति से चल रही थी। 490 जोड़े शेष है। 489, 488। ये गिरावट बेहद धीमी थी। मुश्किल से हर 5 मिनट में 1 या 2 जोड़ी ही कम हो पा रही थी। पहले 30 मिनटों की अफरा तफरी की तुलना में जब लगातार बेरहमी से और तेजी से खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा था, ये पूरी तरह से एक अलग तरह की परीक्षा लग रही थी। लियो ने सांस छोड़ी। उसकी सांस धीमी और सधी हुई थी और वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने काउंटर पर फिर से नजर डाली, मानो उम्मीद कर रहा हो कि वो तेजी से चलने लगेगा, लेकिन संख्याएं अपरिवर्तित रहीं। अराजकता शांत हो गई है, उसने सोचा। उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। कमजोर लोग चले गए, अब केवल शिकारी ही बचे हैं। यह एक चौंकाने वाला एहसास था। जो लोग बहुत धीमे, बहुत अकुशल या बहुत डरे हुए थे, उन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया था। जो बचे थे वे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी थे, अनुभवी, चतुर और खतरनाक। लियो ने काउंटर को अपनी गोद में गिरा दिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी जब उसने अपने हाथों को हिलाया। जोर लगाने से उसकी हथेली में तेज दर्द हुआ, जिससे वो दर्द से करा उठा। 1 घंटे आराम करने के बाद भी उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने जिस भी क्षमता का इस्तेमाल किया था उससे उसके शरीर पर काफी बुरा असर पड़ा था। क्या ये थोड़े समय में ठीक हो जाएगा? लियो ने सोचा और अपना हाथ आंखों के स्तर तक उठाकर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को खोलते और बंद करते हुए देखा। हर हरकत से उसकी बाह में बेचैनी की एक नई लहर दौड़ जाती थी, जो उसे लड़ाई के कारण हुए नुकसान की याद दिलाती थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से घायल महसूस हो रहा था, मानो वो किसी कठिन परीक्षा से गुजरा हो, और एक तरह से वो गुजर भी चुका था। अगर एक और ऐसी लड़ाई हुई, उसने मन ही मन सोचा, तो मैं यहां से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। लियो ने अपना हाथ नीचे गिरा दिया और उसे अपनी जांघ पर टिका दिया, साथ ही अपना सिर दीवार से टिका लिया। थकावट उसे जकड़ रही थी, एक असहनीय बोझ जो हर गुजरते पल के साथ उसकी पलकों को नीचे खींच रहा था। कुछ क्षणों के लिए उसने सोने का सोचा। उसका शरीर आराम के लिए तड़प रहा था, हर नस और मांसपेशी राहत की गुहार लगा रही थी। लेकिन यह विचार तुरंत ही मन से निकल गया। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अगर उसने अब अपनी सतर्कता कम कर दी तो शायद वो फिर कभी न जाग पाए। उसके शरीर में उठ रहा दर्द सिर्फ थकावट से नहीं था, यह एक चेतावनी थी। लड़ाई के दौरान उसने जो भी क्षमता इस्तेमाल की थी, उससे वो बुरी तरह टूट चुका था। अगर वो बिना ठीक हुए दोबारा खुद पर जोर डालता तो उसे पता था कि इसके परिणाम कहीं ज्यादा बुरे हो सकते हैं। कुछ ही फीट दूर बैठे फेलिक्स पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी। अगले मैच के लिए फेलिक्स को आगे आना होगा, उसने अपने साथी की हरकतों को ध्यान से देखते हुए सोचा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि अब जब फेलिक्स को शराब पीने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है तो वो आखिरकार यहां अपना योगदान देगा। फेलिक्स दीवार के सहारे धंसा हुआ बैठा था। उसकी गोद में एक विशालकाय लौकी थी, मानो वही उसका सहारा हो। उसके लाल गाल और धुंधली आंखें ये स्पष्ट कर रही थी कि वह नशे में था। लेकिन सिर्फ उसका रूप ही नहीं बदला था। फेलिक्स बुदबुदाती शिकायतों, अतिरंजित हाव भाव और अनियमित ऊर्जा का एक बवंडर बन गया था, जिसने शांत गलियारे को भर दिया था। अंतर दिन और रात जैसा था। जिन लोगों को वह नशे में न होने पर याद करता था और प्यार करता था, अब वही लोग उसके लिए कोसने और शिकायत करने लगे थे, क्योंकि लियो इस बदलाव को लेकर असमंजस में था। ये बेवकूफी भरा इम्तिहान। फेलिक्स बड़बड़ाया और जमीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर को हल्के से ठोकर मारी। किस तरह का बीमार मनोरोगी लोगों को इस तरह के मौत के खेल में डालता है? क्या हम ग्लेडिएटर हैं? मैंने इस बकवास के लिए साइन अप नहीं किया था। उसने अपने लौकी के गिलास से एक और घूंट लिया। तरल पदार्थ के छलकने की तेज आवाज आई और उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। और मेरे माता पिता, ओह, इसके लिए वे ही जिम्मेदार है। फेलिक्स, तुम में प्रतिभा है, उन्होंने कहा। फेलिक्स, अकादमी में दाखिला ले लो, उन्होंने कहा। यह तुम्हें मजबूत बनाएगा, उन्होंने कहा। मजबूत? मैं अपने पूरे जीवन में इतना कभी नहीं डरा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसने एक नाटकीय आह भरी। उसका सिर दीवार पर पीछे की ओर झुक गया। और मेरे पूर्वजों की तो बात ही मत करो, उसने कांपती उंगली से छत की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, मानो उन्हें सीधे संबोधित कर रहा हो। तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, है ना? यही तुम्हारा काम है ना? खैर, तुम लोग तो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पूर्वजों के आशीर्वाद का क्या फायदा अगर मैं यहां फंसा रहूं, तलवारों से लैस पागलों के हाथों मारा जाने वाला हूं? वो जोर से करा उठा और एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं यहां से जिंदा बच निकला तो मैं किसी शांत खेती बाड़ी वाले ग्रह पर जाकर बस जाऊंगा। कोई हत्यारा नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस मैं, कुछ गायें और एक सुखद सरल जीवन।
फेलिक्स ने अपने लौकी के गिलास से एक और घूंट लिया और सामने की खाली हवा को घूरते हुए रुका। और मुझे किसी और मिशन पर भेजने के बारे में सोचना भी मत, माँ। मैं थक गया हूँ, बस, समझ रही हो। उसने लौकी को झंडे की तरह हवा में लहराया, उसकी आवाज बुलंद होती चली गई। मैं राजा की तरह जीऊंगा, अब और कोई परीक्षा नहीं, अब और नहीं। उसकी निगाह लियो पर पड़ी, जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। फेलिक्स अपनी बात बीच में ही रोक बैठा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। क्या तुम्हें कोई समस्या है? फेलिक्स ने लड़खड़ाते हुए खड़े होते हुए गुस्से से कहा। उसने लियो की ओर उंगली उठाई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे तुम्हारी ये आलोचनात्मक नजरें पसंद नहीं। तुम्हें लगता है मैं डरा हुआ हूं क्या? बस यही बात है? लियो ने भौहें चढ़ाते हुए दीवार से टेक लगा ली। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, ठीक है, तुम यही सोच रहे थे, फेलिक्स ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, अपनी स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए। लड़ना चाहते हो? हाँ। इस मौके का भी सामना करना चाहते हो? लियो ने आह भरी। थकान के कारण वो सचमुच कोई झुंझलाहट नहीं दिखा पा रहा था। फेलिक्स, बैठ जाओ। फेलिक्स ने गुस्से से हाथ बांधे हुए लंबी सांस ली, लेकिन अंत में दीवार के सहारे पीछे झुक गया। हाँ, जो भी हो, मैं वैसे भी गंभीर नहीं था। तुम खुशकिस्मत हो कि अभी मुझे तुम्हें सबक सिखाने का मन नहीं है। लियो के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान पहले ही गलियारे में गूंजती हुई धीमी पदचाप की ओर चला गया था। यहाँ नीचे कोई है, मारने के लिए एक और शिकार, एक महिला की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक गलियारे में दो तेज कदमों की आहट सुनाई दी। अध्याय 12। नशे में धुत शक्ति। लियो ने देखा कि दो नए प्रतिद्वंद्वी गलियारे से नीचे आ रहे हैं। इस बार यह एक जोड़ी थी। एक चौड़े कंधों वाला आदमी, जिसने बेमेल कवच पहन रखा था और उसके कंधे पर एक क्रूर नुकीला कोड़ा लटका हुआ था, और एक महिला जिसकी हरी आंखें भेदी थी और उसकी छाती पर फेंकने वाले चाकुओं का एक सेट कसकर बंधा हुआ था। लियो ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही खतरनाक महिला थी जिसे उसने जोड़ी बनाने के चरण के दौरान जेल के बाहर देखा था, वही जिसे उसने कुछ समय के लिए संभावित साथी के रूप में सोचा था। उसकी ठंडी, हिसाब किताब लगाने वाली निगाहें तब भी उसे अलग ही नजर आती थीं, और अब उसे करीब से देखकर वो जान गया कि वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं थी, वह जानलेवा थी। उनके कदमों की आहट हल्की हल्की गूंज रही थी। उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, वे तेज होती गईं। मैं आपको बता रही हूं, मैंने यहाँ नीचे किसी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना, महिला ने तीखी और कटी हुई आवाज में कहा। शायद अंधेरे में छिपे हुए कुछ कमजोर लोग होंगे, उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। लियो का जबड़ा कस गया। वो फेलिक्स की ओर मुड़ा, जो अभी भी दीवार के सहारे झुका हुआ था, आधा नशे में था और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। फेलिक्स, लियो ने फुफकारा। उसकी आवाज तीखी लेकिन शांत थी। चुप रहो, वे आ रहे हैं। लेकिन फेलिक्स ने या तो उसकी बात सुनी नहीं या उसे परवाह ही नहीं थी। वो जोर से बुदबुदाया, कुछ अस्पष्ट शब्दों में कि उसे ये घटिया परीक्षा कितनी बुरी लगती है। चुप रहो, लियो ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों अपनी जगह पर ही रुक गए और उनकी गर्दनें आवाज के स्रोत की ओर घूम गईं। देखा, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए एक हाथ में अपना डंडा उठाया और कहा, लगता है आखिरकार हमें कुछ मजा आ ही रहा है। लियो की उंगलियां खंजरों पर कस गईं। उसने इतनी जल्दी एक और लड़ाई से बचने की उम्मीद की थी, खासकर पिछली लड़ाई के बाद उसके शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। बहुत खूब, लगता है अब फिर से सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, उसने सोचा और परछाई से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाता, फेलिक्स खड़ा हो गया। लियो वहीं जम गया, सदमे से देखता रहा जब फेलिक्स लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था और नशे में धुत क्रोध से उसके चेहरे पर भाव विकृत हो गए थे। अरे, फेलिक्स ने कांपती उंगली से उन दोनों की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाए। तुम खुद को समझते क्या हो? हमारे गलियारे में आकर इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? महिला ने भौहें ऊपर उठाई, स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये तो अप्रत्याशित है। वो आदमी हंसा, उसकी भारी आवाज गूंज उठी। इस छोटे शराबी को देखो, ये खुद को बहुत बहादुर समझता है। लियो की अंतरात्मा उसे फेलिक्स को पीछे खींचने, कुछ करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन वो झिझक रहा था। यह आखिर कर क्या रहा है? क्या ये सच में लड़ सकता है? लियो ने सोचा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि फेलिक्स क्या कर सकता है, लेकिन वो फेलिक्स की मूर्खता के कारण बाहर भी नहीं होना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई निर्णायक निर्णय ले पाता, फेलिक्स की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होंठ तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गए। कठिन, अरे, तुम्हें तो आधी बात भी नहीं पता, तुम बड़ी कुतिया हो। उसने पलटवार किया।
और इस अचानक पलटवार से वो विशालकाय आदमी भी हैरान रह गया। फिर लियो के घोर अविश्वास के बीच फेलिक्स ने हमला कर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन तारांकन। फेलिक्स ने अपनी नशे की हालत के विपरीत तेजी और सटीकता से काम किया। उसका पहला निशाना वो आदमी था जिसकी मजाकिया हंसी फेलिक्स के उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उसके करीब आने पर चौंकी हुई घुरघुराहट में बदल गई। उस आदमी ने अपने डंडे को एक बड़े चाप में घुमाया, लेकिन फेलिक्स ने बड़ी आसानी से उसके नीचे से निकल गया। उसकी हरकतें अनियमित लेकिन सोची समझी थीं। बहुत धीमे हो, बड़े कमीने, फेलिक्स गुर्राया और अपनी छोटी तलवार उस आदमी की जांघ में घुसा दी। दर्द से कराहते हुए वो आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गया और उसके घाव से खून बहने लगा, लेकिन फेलिक्स रुका नहीं। उसने तलवार छीन ली और उसे आदमी के कंधे में घोंप दिया, ब्लेड को गहराई तक घुसाते हुए उसे बेरहमी से घुमाया। तुम्हें ये पसंद आया? फेलिक्स ने धीमी और धमकी भरी आवाज में फुफकारा। ये कैसा रहेगा? उसने तलवार निकाली और उसे उस आदमी की गर्दन में घोंप दिया, जिससे खून एक भयानक चाप में फूट पड़ा और वो आदमी कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अब मुस्कुराती हुई न दिख रही उस महिला ने घातक सटीकता से फेलिक्स पर चाकू फेंका, लेकिन फेलिक्स नशे में लड़खड़ाते हुए एक तरफ हट गया और चाकू बाल बालू से बच गया। तुम चूक गई, प्यारी, फेलिक्स ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी मुस्कान क्रूर थी। फिर से कोशिश करो। उस महिला ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी दोनों तलवारें निकाली और फेलिक्स पर झपटी। उसके वार तेज और निर्मम थे, लेकिन फेलिक्स तेज था। उसने तलवार से उसके पहले वार को नाकाम कर दिया। तलवार की खनक गलियारे में गूंज उठी। उसका दूसरा हाथ तेजी से बढ़ा और उसने उसकी कलाई पकड़कर तब तक मरोड़ा जब तक कि दर्द से चीखते हुए उसके हाथ से एक तलवार छूट नहीं गई। तुम्हें लगता है कि तुम डरावने हो? फेलिक्स गुस्से से गुर्राया। उसकी आवाज में जहर भरा था। तुम्हें पता ही नहीं कि डरावना क्या होता है। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे हड्डी के टूटने की भयावह आवाज हवा में गूंज उठी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन उसका काम अभी रुका नहीं था। उसने अपनी बची हुई तलवार से वार किया और फेलिक्स की बांह पर गहरा घाव कर दिया। घाव बहुत भयंकर था, एक ऐसा भयानक चीरा जिससे खून फर्श पर फैल गया, लेकिन फेलिक्स जरा भी नहीं हिला। तू कुतिया, उसने गुर्राते हुए उसका गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। वो हौंफने लगी और उसके हाथ पर नाखून मारने लगी, जबकि उसने उसे नीचे दबा रखा था और उसकी तलवार उसकी छाती के ऊपर मंडरा रही थी। भीख मांगो, फेलिक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हें जीने दूं। उसने मांग की, मानो उसे शक्तिहीन महसूस कराकर कोई क्रूर आनंद मिल रहा हो, लेकिन महिला ने उसके नियमों का पालन नहीं किया। भाड़ में जाओ, उसने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी हरी आंखें जुनून से जल रही थीं और उसके इस जवाब ने फेलिक्स की मुस्कान को गायब कर दिया। गलत जवाब, फेलिक्स ने कहा और एक क्रूर प्रहार के साथ छोटी तलवार को उसकी छाती में घुसा दिया। उसे तब तक घुमाता रहा जब तक कि उसका शरीर बेजान नहीं हो गया। उस महिला के लिए यह एक दर्दनाक अंत था, लेकिन शुक्र है कि फर्श पर तड़प रहे उस आदमी के लिए उसकी साथी की मौत का मतलब था कि उसे तुरंत परीक्षण क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां उम्मीद है कि चिकित्सक उसकी जान बचाने की कोशिश कर सकेंगे, भले ही उसकी गर्दन से पहले ही बहुत खून बह चुका था। तारांकन। जैसे ही लड़ाई का जोश उसके शरीर से निकला, फेलिक्स अपने विरोधियों से निकाले गए खून के तालाब के ऊपर खड़ा हो गया और अपने किए पर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। लियो की ओर मुड़ते ही उसकी छाती फूलने लगी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो उसने बेफिक्री से कहा, क्या सोचते हो? काफी शानदार है ना? लियो उसे घूरता रहा। उसका दिमाग चकरा रहा था। पिछली लड़ाई के दौरान खंभे के पीछे दुबका हुआ फेलिक्स अब नहीं रहा था। यह कोई और ही था, एक विक्षिप्त, खतरनाक और खौफनाक इंसान। तुमने उन्हें मार डाला, लियो ने धीमी आवाज में कहा। फेलिक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें हमें मारने देता? लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकता था। फेलिक्स हंसा और अपनी आस्तीन से तलवार पर लगा खून पोंछते हुए बोला, चिंता मत करो साथी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही फेलिक्स ने मुंह फेरा, लियो को यह एहसास होता रहा कि वो किसी अजनबी को देख रहा है। नशे में धुत फेलिक्स अपने सामान्य काय फेलिक्स से बिल्कुल अलग था, और हालांकि युद्ध में उसका नशे वाला रूप उपयोगी था, लियो को अंदर से महसूस हो रहा था कि वह इस विक्षिप्त हत्यारे पर उसी तरह भरोसा नहीं कर सकता जिस तरह वो काय फेलिक्स पर भरोसा करता था। अध्याय 13। खतरा। काउंटर की हल्की रोशनी ने लियो का ध्यान आकर्षित किया, जिसके लाल अंक लगातार नीचे की ओर घट रहे थे। 389 जोड़े शेष है। प्रतिभागियों की संख्या पहले ही 400 से नीचे गिर चुकी थी और प्रतियोगिता अपने भयावह अंत की ओर अग्रसर हो रही थी। केवल 125 जोड़ियों को ही क्वालीफाई करना था
और प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले 260 से अधिक जोड़ियों को बाहर होना था। लियो ने एक लंबी सांस छोड़ी, चमकते हुए उपकरण को घूरते हुए उसके विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या हम परीक्षा समाप्त होने तक यही इंतजार करें? क्या हम पहले की तरह लड़ते रहें? या क्या अब आगे बढ़ने का समय आ गया है? फर्श पर फैला खून का धब्बा, जो फेलिक्स के पहले के हिंसक हमले का ताज़ा सबूत था, लियो की नज़र में आया। ये यहाँ घटी घटना की भयावह याद दिलाता था, और इससे एक बात स्पष्ट हो गई, ये गलियारा खतरे में था। अब जो भी अंदर आता, उसे खून के धब्बे दिखते, खतरे का आभास होता और वह सावधानी से आगे बढ़ता। यह अब छिपने की जगह नहीं थी, यह एक जाल था जो कभी भी खुल सकता था। फेलिक्स, लियो ने धीमी आवाज में कहा। फेलिक्स दीवार से टिका हुआ था, उसका चेहरा लाल था और उसने हाथ में शराब की एक लौकी कसकर पकड़ रखी थी। उसके कपड़े सूखे खून से सने हुए थे और उसकी तलवार कमर पर ढीली लटकी हुई थी। क्या? फेलिक्स ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लियो ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या योजना है? क्या हम इंतजार करें? आगे बढ़ें? चुपें? समय सीमा नजदीक आ रही है, हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना होगा। फेलिक्स ने नाटकीय ढंग से कंधे उचकाते हुए खुद को दीवार से दूर धकेल दिया। उसकी मुद्रा अस्थिर थी लेकिन अजीब तरह से खतरनाक लग रही थी। रुको, छिपो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। हम कमजोर नहीं हैं, लियो सम स्किल्स, हम अब शिकारी हैं। अब समय आ गया है कि हम यूं ही बैठे न रहें और शिकार करना शुरू करें। लियो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शिकार? तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? बिल्कुल है। फेलिक्स ने एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले कंडक्टर की तरह अपनी तलवार लहराते हुए दहाड़ लगाए। इस जगह को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे किए के बाद कोई इतना बेवकूफ होगा कि यहाँ आएगा? ये गलियारा अब बेकार है, हमें आगे बढ़ना होगा, नया शिकार ढूंढना होगा। इस अखाड़े को दिखाओ कि असली मालिक कौन है। लियो को ये बात मानने में भले ही कितनी भी हिचकिचाहट हो, लेकिन फेलिक्स गलत नहीं था। उनकी छिपने की जगह खतरे में थी। यहाँ रुकने का मतलब था व्यर्थ इंतजार करना, या इससे भी बुरा, किसी ऐसे चालाक व्यक्ति द्वारा घात लगाकर हमला किया जाना जो खतरे को भांप ले। ठीक है, लियो ने अंततः अपने खंजर म्यान में रखते हुए कहा, हम चलते हैं, लेकिन हम व्यर्थ में भटक नहीं रहे हैं। फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। ओह, कोई योजना है क्या, जीनियस? हम ऊपर जा रहे हैं, लियो ने जवाब दिया। मुझे ऊंची जगह चाहिए, ऐसी जगह जहां से हम अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकें। मुझे ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए खतरे कहां से आ रहे हैं। फेलिक्स मुस्कुराया, उसका आत्मविश्वास घमंड की हद तक पहुंच गया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आगे आगे चलूंगा, और अगर कोई इतना बेवकूफ हुआ कि हमारे रास्ते में आने की कोशिश करे, तो मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही निपटा दूंगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमें कोई परेशानी होती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लियो ने शांत भाव से कहा। फेलिक्स ने उसे आंख मारी, उसकी मुस्कान तीखी और क्रूर थी। ठीक है, दोस्त, चलो देखते हैं इस जेल के मैदान में क्या क्या देखने को मिलता है। तारांकन लियो की ऊंची जगह पर जाने की इच्छा पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थी। परीक्षा की शुरुआत में, जब वो अपनी और फेलिक्स दोनों की क्षमताओं के बारे में अनिश्चित था, तब छिपना ही सबसे सुरक्षित विकल्प लग रहा था। लेकिन अब, उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद, उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें ऊंची जगह की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे सुविधाजनक स्थान पर होना, जहां से वो स्थिति का अवलोकन और नियंत्रण कर सके, उसे स्वाभाविक रूप से सही लगता था, मानो यह एक सहज प्रतिक्रिया हो जो उसकी हड्डियों में गहराई से दबी हुई हो। हालांकि, ऊपर चढ़ने का रास्ता खोजना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। जेल का नक्शा न होने के कारण, छत तक जाने वाली सही सीढ़ी का पता लगाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अधिकांश सीढ़ियां भंडारगृहों की ओर जाती थीं या अचानक बंद रास्तों पर जाकर खत्म हो जाती थीं। धुंधली रोशनी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था, जिससे लंबी, बदलती हुई परछाइयां हर कोने को छिपा देती थीं और घात लगाए बैठे दुश्मनों का खतरा हमेशा बना रहता था। फेलिक्स नशे में चूर होकर अप्रत्याशित अकड़ के साथ चल रहा था। उसके भारी बूट कंक्रीट के फर्श पर गूंज रहे थे, और हर कदम के साथ उसकी बड़बड़ाती गालियां तेज होती जा रही थीं। ये घटिया परीक्षा, फेलिक्स गुस्से से बोला। ये सब बकवास किसने सोची? शायद किसी बेवकूफ ने सोची होगी जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। पक्का वो ऊपर बैठकर हमें ऐसे देख रहे होंगे जैसे हम किसी भूलभुलैया में फंसे चूहे हों। लियो ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें पैनी नजर से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थीं। हर परछाई सजीव प्रतीत हो रही थी, हर कोना संभावित घात का स्थान था। और बाकी प्रतियोगी? फेलिक्स जोर से हंसते हुए बोला। छी, सब दिखावा करने वाले हैं। क्या तुमने उस आदमी को डंडे के साथ देखा? क्या मजाक है? फेलिक्स, अपनी आवाज धीमी रखो, लियो ने कड़े स्वर में कहा।
हम यहाँ अकेले नहीं हैं। फेलिक्स ने नाक सिकोड़ते हुए उसे हाथ हिलाकर विदा किया। आराम करो दोस्त, याद है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हमसे पंगा नहीं लेगा। सामने सीढ़ियों का नजारा देखकर उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। वहां फेलिक्स ने अपनी तलवार से इशारा करते हुए कहा, ऊंची जगह, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहते थे। लियो की निगाह सीढ़ियों पर टिक गई। संकरी और कम रोशनी वाली, जंग लगी धातु की सीढ़ियां हर हरकत के साथ कर्कश आवाज कर रही थी। वो झिझका, उसकी अंतरात्मा ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। लेकिन फेलिक्स ने इंतजार नहीं किया। चौड़ी मुस्कान के साथ वो सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसकी हरकतें तेज और लापरवाह थीं। फेलिक्स, रुको, लियो ने फुफकारा, लेकिन फेलिक्स पहले ही आधे रास्ते तक चढ़ चुका था और खुद ही एक धुन गुनगुना रहा था, मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। लियो ने अपने जबड़े भींच लिए, आह को दबाते हुए वो चुपचाप और सधे हुए कदमों से उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियां एक चौड़ी खुली बालकनी में खुलती थीं, जहां से परिसर का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता था। यहाँ हवा ठंडी और तीखी थी और नीचे से आती दूर की लड़ाइयों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। इस सुविधाजनक स्थान से लियो नीचे गलियारों में जोड़ों को आते जाते देख सकता था। कुछ भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी चीखें उस विशाल गुफा जैसे स्थान में गूंज रही थीं, जबकि अन्य अंधेरे में छिपे हुए थे। उनकी हरकतें सधी हुई और शिकारी जैसी थीं। फेलिक्स रेलिंग पर झुक गया और मिठाई की दुकान में बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। उसने अपनी तलवार से इशारा करते हुए कहा, इन्हें देखो, चींटियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं कि हम यहाँ हैं। लियो की निगाहें पूरे इलाके पर घूम गईं। उसकी पैनी नजरों ने हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। शिकार का पीछा करता एक समूह, अंधेरे में छिपा एक अकेला व्यक्ति और फर्श पर खून के धब्बे। यह एक अच्छा नजरिया है, लियो ने धीरे से स्वीकार किया। हम यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। फेलिक्स हंसा। मैंने कहा था ना कि मैं हमें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। ये जगह एकदम सही है। लेकिन फेलिक्स के घमंड करने के बावजूद लियो के सीने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये बालकनी जेल का सबसे ऊंचा स्थान नहीं थी। उनके ठीक ऊपर एक छत थी जो कुछ ही मीटर ऊंची थी और उसकी छाया पूरे इलाके पर एक भयावह साया डाल रही थी। ये काफी नहीं है, लियो ने बुदबुदाते हुए कहा। फेलिक्स ने भौहें चढ़ा ली। अब क्या? इससे पहले कि लियो कुछ जवाब दे पाता, उसकी पैनी नजर हवा में तेजी से आती हुई किसी धातु जैसी चीज पर पड़ी। वो बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सीधे उनकी तरफ आ रही थी। हटो, लियो ने तीखी और उग्र आवाज में चिल्लाते हुए आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से फेलिक्स को एक तरफ धकेल दिया। ब्लेड हवा में तेजी से लहराया और उस जगह को चीरता हुआ निकल गया जहां फेलिक्स अभी खड़ा था। ये धातु की रेलिंग से इतनी जोर से टकराया कि कान बहरे हो गए और चिंगारियां उड़ने लगी। रेलिंग में गहराई तक धंसा हुआ हथियार कांप रहा था। धुंधली रोशनी में उसकी धार चमक रही थी। एक फेंकने वाला चाकू, घातक और सटीक। लियो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी निगाहें उस दिशा की ओर घूमी जहां से आवाज आई थी। उसका शरीर तनावग्रस्त और तैयार था। हवा में अब भारीपन महसूस हो रहा था, मानो एक नए खतरे का साया मंडरा रहा हो। हम अकेले नहीं हैं, लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ पहले से ही अपने खंजर की मूठ पर कस रहा था। उसकी पैनी निगाहें अनदेखे खतरे की तलाश में अंधेरे में चारों ओर घूम रही थीं। अध्याय 14। आत्मविनाश। जैसे ही घूमता हुआ ब्लेड उसकी ओर तेजी से बढ़ा, फेलिक्स मुश्किल से एक तरफ लड़खड़ाया। उसकी तेज धार ने उस जगह को चीर दिया जहां कुछ क्षण पहले उसकी छाती थी। ब्लेड धातु की रेलिंग से टकराकर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे जमीन पर जा गिरा। उस आवाज ने बालकनी की नाजुक शांति को भंग कर दिया और आसपास मौजूद सभी लोगों को आने वाले अराजकता के बारे में चेतावनी दे दी। और अब हमारा छुपने का रास्ता खुल गया। बहुत खूब, हमें फिर से हटना पड़ेगा, लियो ने कड़वाहट से सोचा। उसकी पैनी निगाह हमले के स्रोत की ओर घूम गई। बालकनी के ऊपर हल्की सी हलचल ने उसका ध्यान खींचा। उसके बाद कपड़े की सरसराहट की आवाज आई, साथ ही ऊपर धातु के ढांचे पर बूटों के हल्के से पड़ने की हल्की सी क्लिक की आवाज भी सुनाई दी। इसके बिल्कुल विपरीत फेलिक्स छटपटा रहा था और अपनी छोटी तलवार को जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहा था। यह क्या था? वो चीखा। उसकी आवाज सामान्य से कहीं अधिक तेज गूंज रही थी क्योंकि वो दुश्मनों को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वहां लियो फुफकारा, लेकिन उसकी चेतावनी अनसुनी रह गई क्योंकि फेलिक्स एक अंधे मसखरे की तरह गोल गोल घूमता रहा। शराबी सुअर बच निकला, एक महिला की आवाज ने शांत और तीखे लहजे में कहा। उसके शब्दों में एक क्रूर मनोरंजन झलक रहा था। इससे पहले कि लियो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दो आकृतियां अंधेरे से निकली और रहस्यमय ढंग से सहजता से छत से बालकनी पर उतर आईं। पहला व्यक्ति दुबला पतला था। उसके तीखे चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसकी बांह पर एक चमकती हुई जंजीर कसकर लिपटी हुई थी,
जिसमें से नीली बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं जो हवा में अशुभ सी गूंज पैदा कर रही थी, और उसके बगल में लाल आंखों वाली एक महिला खड़ी थी जिसके हाथों में 2 चाकू सहजता से घूम रहे थे। लियो की आंखें सिकुड़ गईं, उसने उसकी हरकतों में छिपी खतरनाक सटीकता को पहचान लिया। उसकी तलवारों का हर घुमाव जानलेवा इरादे का संकेत दे रहा था, और उनकी समन्वित मुद्रा से उसे स्पष्ट हो गया कि वे अनुभवी हत्यारे थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केल हूं, यह मेरी बहन वार्रा है, और फेल्टर कबीले की परंपरा के अनुसार हम अपने शिकार को मारने से पहले अपना परिचय दे रहे हैं। फेल्टर कबीला, लियो ने सोचा, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या ये नाम उसके लिए कुछ मायने रखता है, लेकिन अपनी खोई हुई यादों की तरह अगर वो फेल्टर कबीले के बारे में कुछ जानता भी था तो इस समय उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिससे उसे फिलहाल इस विषय पर विचार न करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, मुझे तुम्हारा पिता कहा जाता है, फेलिक्स लड़खड़ाते हुए बोला, और एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। लेकिन जब मैं तुम्हारा गला काटूंगा तो तुम मुझे प्यार से डैडी कह सकते हो। फेलिक्स की प्रतिक्रिया पर केल की मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के उसने चमकती हुई चेन से हमला किया, और बिजली से चार्ज हुई चेन की कड़ियां एक जीवित सर्प की तरह फेलिक्स की ओर बढ़ने लगी, जिससे हवा में झंझनाहट फैल गई। चेन को बीच में ही हिलते हुए और असामान्य रूप से फेलिक्स की छाती की ओर मुड़ते हुए देखकर लियो की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? लियो ने सोचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। ये जंजीर तर्क से परे थी, इसकी गति किसी ऐसी चीज से निर्देशित हो रही थी जो भौतिकी से परे थी, क्योंकि इसका अप्राकृतिक घुमाव और इसकी बिजली जैसी ऊर्जा दोनों ही ऐसी चीजें थीं जिन्हें साधारण विज्ञान समझा नहीं सकता था। लेकिन फेलिक्स नशे की हालत में होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए बस पहुंच से थोड़ा दूर रह गया, और वो जंजीर जमीन पर गिरकर टूट गई जहां वो कुछ क्षण पहले खड़ा था। वाह, ये तो कमाल का दांव है। क्या तुम मुझे अपनी तकनीक का नाम बता सकते हो? फेलिक्स ने हमले से प्रभावित होकर पूछा, जिस पर केल ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ये तो एक पारिवारिक हुनर है जिसे थंडर सरपेंट कहते हैं। केल ने जंजीर को झटके से पीछे खींचते हुए ताना मारा। तुम जैसे सुअर के लिए इस हुनर में महारत हासिल करने का सपना देखना भी नामुमकिन है। इससे पहले कि फेलिक्स कुछ कह पाता, वार्रा ने अपनी कलाई झटक दी और अपने घूमते हुए चाकुओं में से एक को लियो की ओर फेंक दिया। सहज रूप से लियो ने इसे रोकने के लिए अपना खंजर उठाया, लेकिन उसकी सांस अटक गई जब अचानक एक ही ब्लेड हवा में 3 टुकड़ों में बंध गया। प्रत्येक नया ब्लेड उसके शरीर के एक अलग हिस्से की ओर मुड़ता था, जिससे उसे 2 से बचने और तीसरे को मोड़ने के लिए अजीब तरह से मुड़ना पड़ता था। ये क्या? लियो ने बुदबुदाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि ब्लेड उसके पीछे की दीवार में धंस गए थे। वर्रा मुस्कुराई, उसकी लाल आंखें द्वेष से चमक रही थी। प्रभावित हुए? मेरे चाकू हमेशा अपना निशाना साध लेते हैं, चाहे जैसे भी हो। लियो का सीना कस गया। ये साधारण हथियार नहीं थे, इनमें शिल्प कौशल से परे कुछ खास शक्ति समाहित थी। उसके विरोधी सिर्फ कुशल ही नहीं थे, उनके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो तर्क से परे थीं, और इससे वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। केल ने फिर से प्रहार किया। जंजीर बिजली की कड़क के साथ तेजी से निकली और फेलिक्स लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वो बाल बाल बिजली के तारों से बच गया, लेकिन प्रहार की जबरदस्त ताकत से कंक्रीट की बालकनी की रेलिंग के टुकड़े उसकी ओर उड़कर आए। धड़ाम, एक कांच का टुकड़ा फेलिक्स के गाल पर लगा, जिससे उसके चेहरे पर खून की एक पतली लकीर बह गई, और फेलिक्स सचमुच इस बात से हैरान दिख रहा था कि उसे क्या लगा। इसी बीच बालकनी के उस पार वार्रा लियो के करीब आती गई। उसकी जुड़वां चाकुएं घातक गति से चल रही थी। उसने सटीक वार किए, जिससे लियो रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। शुरू में लियो को उसका सामना करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूरी क्षमता से उसके हमलों को रोकने की कोशिश की, ये जानते हुए कि धीमा करने वाला प्रभाव जल्द ही शुरू हो जाएगा। हालांकि जब 15 सेकंड तक लड़ने के बाद भी उसकी विशेष क्षमता काम नहीं आई, तो लियो को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लियो ने हताशा से सोचा। उसकी सांसें उथली कुबड़ वाली हो रही थी। पहली लड़ाई में उसे जो स्पष्टता महसूस हुई थी, समय के धीमा होने का अजीब सा एहसास, वो इस बार कहीं नहीं था। उसकी हरकतें सुस्त लग रही थीं, उसकी प्रतिक्रियाएं वार्रा के निरंतर हमले का मुकाबला करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थीं। क्या बात है, लड़के? वर्रा ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हिम्मत हार रहे हो? लियो ने दांत पीसते हुए वारों की एक और बौछार को रोका, फिर भी हर वार से उसकी बाहें हिल गईं। पिछली लड़ाई की थकान उस पर हावी हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, वो उत्तरोत्तर धीमा होता जा रहा है। हे भगवान, अगर कुछ नहीं बदला तो इस रफ्तार से तो अगले ही मिनट में मेरी मौत हो जाएगी। मेरा शरीर अभी इतना ठीक नहीं हुआ है कि मैं अपने अंगों को इतनी तेजी से हिला सकूं। मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, लियो ने सोचा, जब उसे इस लड़ाई में अपनी बुरी हालत का एहसास हुआ।
इसी बीच फेलिक्स केल की जंजीर के एक और वार से बचते हुए नशे में धुत होकर बेकाबू होकर आगे बढ़ा। यह एक खतरनाक कदम था, क्योंकि अगर वह अपनी दौड़ में जरा सी भी चूक करता तो उसका एकमात्र संभावित परिणाम निश्चित मृत्यु होता। हालांकि सौभाग्य से उसका समय बिल्कुल सही था। धड़ाम अपनी तलवार के कुंड सिरे को सीधे केल की पसलियों में मारकर फेलिक्स ने युद्ध का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया। केल लड़खड़ा गया, उसकी मुस्कान दर्द से कराह उठी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने थूकते हुए कहा और एक और हमले के लिए जंजीर को पीछे खींच लिया। लेकिन फेलिक्स ने उसे मौका नहीं दिया। नशे में धुत होकर दहाड़ते हुए फेलिक्स ने अपनी तलवार का हैंडल केल के पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी सांसें थम गईं, और फिर तलवार से उसकी बगल को चीर दिया। घाव से खून बह रहा था और केल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंतें बाहर निकल आईं, क्योंकि उसे सबसे क्रूर तरीके से चीर दिया गया था। केल, वार्रा की चीख बालकनी में गूंज उठी। उसका संयम टूट गया और वह अपने गिरे हुए भाई की ओर मुड़ी, जिससे लियो को वह सांस लेने की जगह मिल गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हताशा में आकर लियो ने अपना खंजर घुमाते हुए उसकी कमर की ओर फेंका, उस जगह की ओर जहां उसने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को सुरक्षित रखा था। और लियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका निशाना सटीक लगा और उसकी बेल्ट से बंधा टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। कुरकुराहट क्रिस्टल चकनाचूर हो गया, और जैसे ही टेलीपोर्टेशन का जादू सक्रिय हुआ, एक तेज रोशनी ने वर्रा के शरीर को घेर लिया। नहीं, वर्रा चीखी। उसकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई, क्योंकि उसका शरीर झिलमिलाते कणों में विलीन हो गया। इसके तुरंत बाद केल का क्रिस्टल भी अचानक सक्रिय हो गया, जिससे वो लड़ाई से बाहर आ गया। हालांकि दुर्भाग्य से इससे पहले फेलिक्स ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। जब तक वो टेलीपोर्ट करके बाहर निकला, उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बचाना नामुमकिन था। लगभग तय था कि वो दूसरी तरफ मृत पाया जाएगा, और बालकनी में केवल खून के धब्बे और उसकी आंतों की दुर्गंध फैली होगी। फेलिक्स मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए अपनी तलवार से खून पोंछा। अब तुम्हारा बाप कौन है? वो चिल्लाया, जिससे और भी दुश्मन उनके संभावित स्थान के बारे में सतर्क हो गए, जबकि लियो ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा। नशे की हालत में फेलिक्स जितना फायदेमंद था उतना ही नुकसानदायक भी था, और लियो को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे निपटा जाए। अध्याय 15। विचित्र कल्पनाएं। लड़ाई खत्म होते ही लियो ने आग्रह किया, चलो फेलिक्स, हमें चलना होगा। उनकी स्थिति इतनी बुरी तरह से खतरे में पड़ जाने के बाद वो बालकनी पर ज्यादा देर रुकने वाला नहीं था। चलना? लेकिन हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं, फेलिक्स ने अपनी तलवार से खून पोंछते हुए थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में झुंझलाहट और नशे में डूबे अविश्वास का मिला जुला भाव था। लियो ने बहस करने की जहमत नहीं उठाए। उसने फेलिक्स का हाथ पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया, जिससे वह बालकनी से दूर धुंधली रोशनी वाले जेल के गलियारों में वापस आ गया। फेलिक्स लड़खड़ाया, लेकिन आखिरकार उसके पीछे पीछे चला गया, मन ही मन बुदबुदाते हुए कि लियो को कड़ी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, और वह हमेशा अगली मुसीबत की ओर भागता रहता है। अंदर पहुंचने के बाद दोनों ने छत तक जाने वाली सीढ़ियों की तलाश जारी रखी। हालांकि इस बार लियो का ध्यान भटकने लगा। उसकी पैनी निगाहें आदत के तौर पर अंधेरे गलियारों का जायजा ले रही थीं, लेकिन उसके विचार अभी अभी समाप्त हुई लड़ाई और इस बात पर अटके हुए थे कि वह निश्चित मौत का सामना करने से बस कुछ ही सेकंड दूर था। इस बार मेरे लिए समय धीमा क्यों नहीं हुआ? मुझसे क्या गलती हुई? लियो ने सोचा। पहले मुकाबले से मिला आत्मविश्वास अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि वो उसी प्रभाव को दोहराने में अपनी असमर्थता से जूझ रहा था। अपनी पहली जीत के बाद उसने मान लिया था कि समय को धीमा करने की क्षमता जन्मजात है, एक ऐसी प्राकृतिक क्षमता जो लड़ाई में उतरते ही सक्रिय हो जाती है। लेकिन अब ये धारणा भोली बल्कि मूर्खतापूर्ण लग रही थी। ये संभवतः एक कौशल था, ठीक वैसे ही जैसे वार्रा की हवा में अपने खंजरों को दो भागों में बांटने की क्षमता स्पष्ट रूप से एक कौशल थी। हालांकि समस्या ये थी कि वार्रा के विपरीत लियो को अपनी इस क्षमता को सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं पता था। इसका उपयोग कैसे करना है, इसका ज्ञान खुद के बारे में बहुत सी अन्य चीजों की तरह उसकी खोई हुई यादों के टुकड़ों में बंद रहा, जिसने उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी मोल लेने से हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। अरे फेलिक्स, तुम्हारे पास खास हुनर है ना? तुम मुझे उनके बारे में क्या बता सकते हो? लियो ने अपने नशे में धुत साथी से कुछ अहम जानकारी निकालने की उम्मीद में पूछा, लेकिन फेलिक्स से कोई तर्कसंगत जवाब की उम्मीद करना किसी बंदर से गणित सीखने जैसा था। मेरी खास खूबी मेरा स्वाभाविक आकर्षण है। मैं यकीनन इस प्रतियोगिता में सबसे आकर्षक पुरुष हूँ। 100% प्राकृतिक डीएनए, बेहतर परिणाम के लिए किसी जानवर के डीएनए की मिलावट नहीं। 100% इंसान, फेलिक्स ने गर्व भरी मुस्कान के साथ घोषणा की। लियो ने हताशा में अपना माथा पीट लिया और जोर से सांस छोड़ी। उसने ठीक इसी तरह की बेतुकी स्थिति की उम्मीद की थी।
लेकिन फेलिक्स की बातें जितनी हास्यास्पद लग रही थी, उनके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने लियो की दिलचस्पी जगा दी, जानकारी का एक ऐसा अंश जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम कह रहे हो कि इस परीक्षण में शामिल बाकी लोग, जिनकी आंखें सांप जैसी हैं और सिर से सींग निकले हुए हैं, वे आनुवंशिक रूप से संशोधित इंसान हैं? लियो ने अपनी निगाहें सिकोड़ते हुए पूछा। फेलिक्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और थूक से भरी एक कर्कश आवाज निकाली। बिल्कुल नहीं। उनमें से सभी इंसान नहीं है। कुछ बौने हैं, कुछ जानवर जैसे हैं, कुछ कल्पित बौने हैं, कुछ आधे इंसान हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके शरीर पर पर्याप्त बाल नहीं है और उनमें जानवरों जैसी विशेषताएं हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने डीएनए को किसी जानवर के साथ मिलाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। ये जानकारी लियो के दिमाग में एकदम से बैठ गई। ऐसा लगा कि इस दुनिया में आनुवंशिक सुधार के जरिए जानवरों के लक्षण अपनाना न सिर्फ मुमकिन था, बल्कि आम बात थी। परिवहन डिब्बे में बैठे लोगों के बारे में सोचते हुए उसे अब समझ आया कि ये बदलाव कितने आम थे। जानते हो, फेलिक्स थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, मैं अब भी उन लोगों का सम्मान करता हूं जो योद्धा के रूप में खुद को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे तीरंदाज के रूप में दूर तक देखने के लिए चील जैसी तेज नजर, या रात में देखने के लिए बिल्ली जैसी तेज नजर। यह वाकई बुद्धिमानी है। फेलिक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आवाज धीमी होकर बड़बड़ाहट में बदल गई। लेकिन मैं उन पुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता जो महिलाओं के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए अपने लिंग को सुअर के लिंग से बदलवा लेते हैं। लियो चौंक गया, मानो उसे अचानक से झटका लगा हो। क्या? एक लड़की जिसे मैं पसंद करता था, उसे उन गंदे कमीनों में से एक ने सुअर के लिंग से चोदा? फेलिक्स कड़वाहट भरे लहजे में बोलता रहा। जाहिर है, उसके बाद वो मुझसे कभी संतुष्ट नहीं होने वाली थी। मेरा लिंग पूरे 2.5 इंच का है, लेकिन उसके लिंग की तरह आनुवंशिक रूप से बड़ा नहीं है। फेलिक्स जिस घिनौनी हरकत का संकेत दे रहा था, उसे देखकर लियो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उसकी बातें सच थी, तो ये दुनिया लियो की शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा विकृत थी। लेकिन दूसरी ओर चिपचिपी महिलाओं के साथ, रुको! लियो ने चिल्लाते हुए फेलिक्स की बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। प्लीज, बस रुक जाओ। फेलिक्स नाराज लग रहा था। क्या? मुझे यह मत बताना कि तुमने कभी उन उन्नत बिल्लियों में से किसी एक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में कल्पना नहीं की है? मतलब, ओहो, कितना मजेदार! उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा में चाटा। उसके चेहरे पर विकृत आनंद के भाव थे। लियो के पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी और वह मुंह फेरकर उल्टी आने की भावना को दबाते हुए बोला, आज उसने जो चेहरा बनाया था, उसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। सौभाग्य से इस समय तक दोनों इतना चल चुके थे कि उन्हें एक और सीढ़ी मिल गई जो छत की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उनकी बेतुकी बातचीत का अंत हो गया।